और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर ऐसी कि पूरी दुनिया की इस पर नजर है। क्या हुआ देखिए आज भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर, वो जगह जहां नमाज और पूजा दोनों होती थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, नमाज भी होती थी और पूजा भी होती थी। इस जगह पर आज फैसला आना था कि आखिर मस्जिद है या फिर मंदिर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होती थी। आज भोजशाला पर फैसला आना था कि यह मस्जिद है मंदिर। तो देखिए तैयारी क्या थी, तस्वीर देखिए। आरएएफ तैनात की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस तैनात की गई थी और बड़ा सुरक्षा अमला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तैयारी थी, बहुत मामला सेंसिटिव था, संवेदनशील था, इसलिए चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और अब देखिए न सिर्फ पैदल सुरक्षा बल्कि पुलिस वैन पूरे धार में गश्त कर रही थी, पूरे धार के एक इलाके तक पहुंच रही थी। अब देखिए जरा, न सिर्फ इतनी सुरक्षा बल्कि आज जुमे की नमाज भी थी। शुक्रवार का दिन था और फैसला आना था कोर्ट से कि यहां नमाज होगी कि पूजा होगी। ये आप देख रहे हैं, शुक्रवार को नमाजी पहुंच रहे थे नमाज के लिए और इसीलिए भोजशाला के बाहर देखिए जरा, भोजशाला के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिस मौजूद थी कि परिंदा भी पर न मार पाए। उससे पहले ये कोर्ट रहेगा, उनकी मीटिंग रहेगी और जो भी वहां पे हो रहा है वो लगातार एक्टिवली आपको अपडेट करके रखेंगे। जमीन पे मौजूदगी रहेगी, ग्राउंड पे प्रेजेंस रहेगा, आप लोग एक्टिव रहेंगे। एकत्रित हुए हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था ड्यूटी का पालन कराने के लिए और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालनों की व्यवस्था करके, और आपको ड्यूटी करना है अगले आदेश तक, जब तक कि अगला आदेश नहीं मिले ड्यूटी लीजिए। एक बार जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद, उससे पहले ये कोर्ट रहेगा, उनकी। और ये सारी सुरक्षा तैयारी इसलिए थी क्योंकि इंदौर में जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है उससे एक बड़ा फैसला आने वाला था। फैसला क्या था, ये हाईकोर्ट देख रहे हैं, इंदौर में खंडपीठ है हाईकोर्ट की, वहां से आज ये फैसला आना था कि मंदिर है ये जगह या मस्जिद। और उसके बाद देखिए जो फैसला आया है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में कि वो जगह मंदिर है, वहां पूजा होगी तो होली मनने लगी। तो हिंदू पक्ष में खुशी थी, वो होली मना रहा था, न सिर्फ होली पटाखे भी फोड़ रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धार में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज
इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। पहले हमने संघर्ष किया और कोर्ट के माध्यम से भी जीत गए, क्योंकि सत्य होता है वो तो निकल कर ही आता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। कोई मंदिर जो तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है उसको नहीं रहने देंगे, उसको हम कानूनी रूप से लड़कर वापस करेंगे। भारत में ऐसे अनेकों मठ मंदिरों को तोड़कर लैंड जिहाद किया गया था कि उस विकल्प को कैसे बदल दें और कैसे सरकार से मांग कर लें कि साहब जो है अब हमें दूसरी जगह दे दो। सवाल ही पैदा नहीं। गौशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए। आज दोपहर तक जहां नमाज पढ़ी जा रही थी, मुसलमान जिसे मस्जिद बताकर इबादत कर रहे थे, अब उसी भोजशाला को अदालत ने मंदिर घोषित कर दिया। यहीं जहां नमाज हो रही थी और पूजा पाठ भी, लेकिन अब वहां नमाज नहीं बल्कि सिर्फ सरस्वती पूजा होगी। दशकों से हिंदू जिसकी मांग कर रहे थे, लंबे संघर्ष, विवाद और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो फैसला आया है जिसने हिंदू पक्ष के लिए होली और दिवाली एक साथ मना दी है। हिंदुओं में जश्न का माहौल है तो मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आज माँ वाग देवी सरस्वती के मंदिर को जो मुक्ति मिली है उससे पूरा भारत है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत बहुत खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है। भगवती की कृपा सब पे बनी थी, हिंदू समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। खुशी के मारे आंसू निकल रहे हमारी, इतने दिनों के हमारी मेहनत के ही उन्हें आहुति दी है अपने प्राणों की। माँ का मंदिर, माँ का स्वरूप उनको वापस मिला है, जो हिंदू समाज चाहता था कि माँ का स्वरूप मिले और एक टाइटल था जो चेंज हो, सो आज हुआ है। बिहार की आवाम से और प्रदेश की आवाम से यही कहना चाहूंगा कि संयम बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसमें अभी ऐसा तो हुआ नहीं है, एक तरफा पूरी हार हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, हम वहां पर जाएंगे और जो भी कानूनी लड़ाई होगी हम पूरी तरीके से वहां लड़ेंगे। कोर्ट से जो निर्णय हुआ, उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि माँ की वाग देवी की मूर्ति यहाँ शीघ्र लाए और मंदिर मिठाए। ये माँ का मंदिर है, मंदिर रहेगा। सत्य धर्म की विजय हुई है और असत्य हारा है आज। और हमें यकीन था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और अभी देखते हैं, समीक्षा करते हैं क्या होता है। अगर खिलाफ लगेगा तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे जो हमारे खिलाफ हुआ उसमें। आज हमारे लिए वो खुशी का पल है, ये खुशी हमको सब, ये खुशी का आंसू है। तो कितने वर्षों बाद ये सारी जीत मिली है। आज उच्च न्यायालय ने भी ये घोषित कर दिया है, मान लिया है कि मंदिर माँ सरस्वती का है, माँ वाग देवी का है, इसलिए उनके इस शानदार निर्णय के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपने सभी पक्षों को सुन लिया, लेकिन अब असली बात यह है कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट के अंदर दो पक्ष हिंदू और मुस्लिम नहीं थे, कोर्ट के अंदर तीन पक्ष थे, हिंदू, मुस्लिम और जैन समाज। तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने अपने दावे रखे कि यह जगह हमारी है। देखिए जरा तीनों के पक्ष आपको बताऊं क्या थे तीनों के पक्ष। सबसे पहले देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन थे। हिंदू पक्ष की दलील इस पर क्या थी? हिंदू पक्ष ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर बताया, दावा किया कि भोजशाला प्राचीन संस्कृत विद्या का केंद्र था। इसे साबित करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख बताए। एएसआई सर्वे और बसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला दिया। हिंदू पक्ष ने राजा भोज के ग्रंथ और सूत्रधार का जिक्र किया, कहा इसकी संरचना ग्रंथ में बताए मंदिर निर्माण मानकों से मेल खाती है और भोजशाला मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, यह भी कहा हिंदू पक्ष ने। यह एएसआई संरक्षित स्मारक, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर इसे हिंदुओं को सौंपा जाए ताकि मां सरस्वती की पूजा, हवन साल भर बिना रुकावट होता रहे। हिंदू पक्ष की दलील के बाद मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताया। वकील सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने इसकी दलीलें रखी। मेनन ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर, मस्जिद या जैनशाला है। वकील सलमान खुर्शीद ने तो एएसआई सर्वे पर सवाल उठाया। खुर्शीद ने कहा कि वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है, रंगीन तस्वीरें भी नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में अयोध्या फैसले का हवाला दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा अयोध्या मामले में रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन यहां भोजशाला में ऐसा नहीं है। भोजशाला में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है।
दावा किया कि धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अब बड़ी दिलचस्प ये कि यहां जैन समाज की भी एंट्री होती है। जैन समाज ने भी इस भोजशाला पर अपना दावा किया और कहा भोजशाला को लेकर जो प्रतिमा मां वाघ देवी की बताई जा रही है वो प्रतिमा असल में जैन समुदाय की आराध्य मां अंबिका की है। सीहोर के अंबिका मंदिर में वैसी प्रतिमा है जो भोजशाला में मिली थी। इन्हीं दलीलों के आधार पर इसे जैन तीर्थ घोषित करने की मांग जैन समाज ने की। बड़ा दिलचस्प है कि हिंदू समाज कह रहा था यह मंदिर है, मुस्लिम समाज मस्जिद का दावा कर रहा था और जैन समाज अपने धार्मिक स्थल की बात कर रहा था। अब यह मामला कोर्ट में था तो फैसला जज साहब को देना था। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। जज साहब ने जब फैसला दिया वो फैसला क्या कहता है। भोजशाला पर सोचिए धार से 65 किलोमीटर दूर हलचल थी बहुत। जो वो जगह थी इंदौर हाईकोर्ट जिसे भोजशाला पर फैसला देना था। दोपहर में फैसला सुनाने से पहले ही कोर्ट रूम खचाखच भरा था। दलीलें सुनने और तथ्यों को देखने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुनाया। 242 पेज के आदेश में हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। 2 जजों की बेंच ने कहा यह ऐतिहासिक और संरक्षित सरस्वती मंदिर है। कहा भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत है क्योंकि वहां शिव और वासुकी नाग की प्रतिमा और प्रतीक चिन्ह है। परमार काल के शिलालेख और दीवारों पर चित्रकारी मिली है। मां सरस्वती की स्तुति से जुड़े संस्कृत श्लोक भी मिले हैं। कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई सर्वे के तर्कों को मान लिया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के रामलला विराजमान मंदिर वाले फैसले को आधार बनाया। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया। भोजशाला को लेकर एएसआई ने 2003 में आदेश दिया था कि भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था एएसआई ने। वो आदेश आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुस्लिमों को नमाज का अधिकार एएसआई ने दिया था वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से जमीन लेने की छूट दी है। कहा मुस्लिम पक्ष चाहे तो धार में सरकार से दूसरी जमीन ले सकता है। ये वैसा ही है जैसे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन दिलाई थी। अदालत ने केंद्र और एएसआई को भोजशाला का प्रबंधन तय करने को कहा है। वैसे मंदिर का मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा लेकिन कुछ बदलाव होंगे। तो यह हुआ आज अदालत में जिसके बाद फैसला आया। सुनिए जरा दोनों पक्षों को क्या कह रहे हैं। तो यहाँ के पत्थर है, शिलालेख है, पिलर से पिलास्टर से ये चीख के कह रहे थे कि हिंदू मंदिर का परिसर है और उसके विपरीत काम किया गया, इसीलिए हम इंदौर हाईकोर्ट गए थे। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 4(3)A में कि एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा अगर कोई जगह एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। एएसआई के 2100 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो ये साबित करते हैं कि राजा भोज द्वारा बनाई गई ये मां सरस्वती मां वाघ देवी का स्थान है। लीगल बात यह है कि आज की डेट से इंदौर हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो प्रभावी हो गया। 267 पेजेस का जजमेंट है। आखिरी के पोर्शन देख लीजिए, उसमें यहाँ पे जो नमाज पढ़ने की अनुमति वाला आदेश था उसको रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक जमीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके जो हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके। एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया। दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, लेकिन इस तरह के मसलों में सियासत भी होती है। अब देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कोई इसकी तारीफ कर रहा है फैसले की, कोई आलोचना कर रहा है। सीएम मोहन यादव कह रहे हैं यह फैसला सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण है। अब श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार सुनिश्चित होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को सही करेगा और पलट देगा। यह मामला बाबरी मस्जिद फैसले से काफी मिलता जुलता है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं यह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज होने वाला क्षण है। यह फैसला सांस्कृतिक चेतना, सनातन परंपरा और सभ्यता के स्वाभिमान का सम्मान है। गोपाल शर्मा हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा यह फैसला उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी शहादत दी है। यह कई वर्षों की तपस्या का फल है। वकार सादिक जो कि धार शहर काजियों कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन हम फैसले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुलदीप तिवारी हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, उन्होंने कहा ये लोग न सरकार को मानते हैं और न कोर्ट पर यकीन रखते हैं, न किसी एजेंसी पर विश्वास करते हैं, तो फिर मानते किसको हैं।
इनके तर्क कोर्ट में ठहरते नहीं तो फैसला मानना ही पड़ेगा। सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तब आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरशद वारसी मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला दिया है, हम अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए जरा सियासतदानों। माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकतखोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। इस निर्णय के चलते कि कहीं राजनीतिक तुष्टीकरण करने की इच्छा में या राजनीतिक डिविजिवनेस जो होता है राजनीति को चलते, जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा अपना मॉडल बनाया हुआ है कि कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करें, कहीं ये डिसीजन उसी विवाद के घेरे में ना आ जाए। और अगर ये होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आसमान को छूने वाला राम मंदिर आपने बनवाया है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर राजा भोज जी द्वारा बनाया हुआ सरस्वती जी का भोजशाला मंदिर भी भव्य रूप से बने। सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के भी लोग आकर वहां पर दर्शन करेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि आखिर भोजशाला को लेकर जो पूरा विवाद है, पूरा बवाल है, ये है क्या? तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि आखिर ये बवाल क्या है। पहली तस्वीर जरा देखिए, भोजशाला परिसर देखिए, ये पूरे परिसर के अंदर की तस्वीर है। और एक और चीज आपको दिखाऊं, ये भोजशाला है, इस पर दोनों का अपना अपना हक था। मुस्लिम पक्ष कह रहा था हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा था ये मंदिर है। अब ये देखिए, ये भोजशाला की दूसरी तस्वीर है। ये भोजशाला के अंदर मंदिर जहां पूजा हो रही थी और इसी के पास बना है, ये बाहर देख रहे हैं, ये मकबरा बना है, ये कमाल मौलाना का मकबरा है। अब आपको दिखाऊं भोजशाला की एक और तस्वीर जो आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी क्या है भोजशाला। ये आप देख रहे हैं। अब जरा इस पूरे परिसर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा परिसर है। ऊपर आप देख रहे हैं वाघ देवी का गर्भगृह जो दावा किया जाता है। उसके बाद आप देखिए उसके बीच में हवन कुंड आपको नजर आ रहा है। हवन कुंड के ठीक आप बाहर की तरफ देखेंगे जहां दरगाह है, यही दरगाह कमाल मौलाना की है। और बाहर देखिए प्रवेश द्वार भी है जो अंदर भोजशाला के लिए जाता है। दूसरी तरफ भी मस्जिद है और एक तरफ आपको नजर आएगा जहां नमाज हुई 2016 में, वो हिस्सा भी है। तो यहां नमाज और पूजा अब तक दोनों हो रही थी। अब आपको बताऊं इसका कनेक्शन क्या है राजा भोज के साथ और खिलजी के साथ। तो देखिए, यह भोजशाला परिसर है। करीब 1000 साल पहले मालवा में राजा भोज का राज हुआ करता था। उन्होंने आज के मध्य प्रदेश के धार को अपनी राजधानी बनाया। उनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी के बीच माना जाता है। राजा भोज कला, साहित्य और विज्ञान के महान संरक्षक माने जाते हैं। कहते हैं राजा भोज खुद विद्वान थे और मां सरस्वती के भक्त थे, इसलिए उन्होंने करीब 1034 में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया। यह ठीक वैसा ही था जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे। धार के इस विद्या केंद्र और मंदिर को भोजशाला कहा जाने लगा। लाल रंग के पत्थर से बने भवन में देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। 1035 में वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन कहा जाता है 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना धार आकर बस गए
और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को फतह कर लिया। दावा है कि उसने इस्लामी शासन में भोजशाला समेत कई स्थल ध्वस्त किए। फिर 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से पर मस्जिद बनवाई। 1514 में खिलजी द्वितीय ने भोजशाला को मस्जिद में बदलना चाहा और कमाल मौलाना, जो मैंने आपको बताया शुरू में, कमाल मौलाना अरब से आए थे, कमाल मौलाना की याद में एक मकबरा बनवा दिया, जिस दरगाह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। धार में बना यह मकबरा कमाल की मौत के करीब 204 साल बाद बनाया गया, क्योंकि कमाल मौलाना की मौत अहमदाबाद में 1310 में हो गई थी और इसी मकबरे के आधार पर मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्षों के धर्मगुरु और याचिकाकर्ता। इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ आहत हुई, जैसे राम मंदिर में, कृष्ण जन्मभूमि हमारे तोड़े गए और अनेक हमारे हजारों लाखों मंदिर मुगलों ने तोड़ा, कब्जा किया, उसी का एक हिस्सा ये भी है। इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहाँ पर विवाद हो नमाज को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अना की लड़ाई थी, लोग लड़ रहे थे, कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया, हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है तो संविधान के तहत यहाँ लगातार लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो सराहनीय है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है कि शासन प्रशासन ASI के साथ मिलकर आगामी कार्य योजना तय करना है, तो उसके अंदर जो है वो हिंदू समाज अपनी भूमिका तय करेगा। भोजशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। बहरहाल ये हाईकोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। 90 दिन के ऊपर का सर्वे था और इसमें पहले क्या स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसके ऊपर क्या नया स्ट्रक्चर बना, क्या क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, वहाँ पर जो संस्कृत के परिकृत लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन पाए गए वो बताया, और भी अन्य लैंग्वेजों के जो इंस्क्रिप्शन पाए गए वो भी बताया गया। अब ये तो भोजशाला की बात हो गई, लेकिन भोजशाला के अंदर एक मूर्ति हुआ करती थी, जो मूर्ति लंदन जा चुकी है। जी हाँ, लंदन में वो मूर्ति है, ये जो आप देख रहे हैं, उस मूर्ति का हूबहू आप प्रतीक देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं। इसी तरह की मूर्ति जो मंदिर में थी वो लंदन में है। अब आपको दिखाऊं वो मूर्ति कहां है। ये आप देख रहे हैं, लंदन के म्यूजियम में रखी गई है ये मूर्ति। ये मूर्ति पर दावा है हिंदू पक्ष का कि ये वाग देवी है, और जैन समाज का कहना है ये मां अंबिका है। और आइए अब इस मूर्ति के बारे में आपको बताऊं, इसकी खासियत क्या है और ये लंदन कैसे पहुंच गई। लंदन के म्यूजियम में है। जिस भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर घोषित किया है, उस भोजशाला मंदिर में अभी असल मूर्ति मौजूद नहीं है, जबकि इसे सरस्वती मंदिर के तौर पर पहचाना जाता है। मगर भोजशाला मंदिर की मूर्ति भारत नहीं, ब्रिटेन में है। यानी मूर्ति अभी भोजशाला मंदिर से करीब 7,500 किलोमीटर दूर है। यह है वो मूर्ति। धार जिला प्रशासन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। म्यूजियम में मौजूद यह मां सरस्वती की खड़ी हुई मूर्ति है। इस प्राचीन प्रतिमा में मूल रूप से 4 भुजाओं वाली देवी है, जिन्हें संगमरमर की सपाट सतह पर नक्काशी से उकेरा गया है। देवी की प्रतिमा में उनके 2 हाथ ठीक हैं और 2 खंडित हैं। प्रतिमा के माथे पर मुकुट और हाथों में कड़े और गले में हार उकेरा गया है। मां सरस्वती की यह सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो मुगल काल में मंदिरों के साथ विध्वंस का शिकार हुई। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक साल 1875 में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब मेजर जनरल विलियम किनकैड धार के राजनीतिक एजेंट थे। मेजर जनरल विलियम को खुदाई के दौरान यह प्रतिमा मिल गई और उन्हें कलाकृतियों का शौक था और भारतीय संपदा पर उनका हक भी था। तो 1886 से 1891 के बीच विलियम बेशकीमती प्रतिमा को लंदन ले गए। 125 सालों से ये 4 से 5 फीट की प्रतिमा वहां कांच के बॉक्स में रखी गई है।
जो सरस्वती ऑफ धार के नाम से प्रदर्शनी का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि कई लोग जिसे वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा बताते हैं, लेकिन म्यूजियम में दी गई जानकारी में इसे जैन देवी अंबिका बताया जाता है। सुनिए जरा, विष्णु शंकर जैन खुद जैन समाज से आते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस मूर्ति को भी जैन समाज अपनी मां अंबिका की मूर्ति बता रहा है। सुनिए जरा विष्णु जैन इस पर क्या कह रहे हैं। हिंदू और जैन समाज हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे, एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। हमेशा हिंदू मंदिर और जैन मंदिर साथ बनते हैं। जब से 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया कांग्रेस सरकार ने, एक होड़ लग गई कि हाँ जी हम अलग है, और एक ऐसे तत्व घुस गए कि जी हम अलग है। और मैं जैन समाज से जरूर आता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि हम सारे लोग एक सनातन संस्कृति, इस पूरी सभ्यता, इस पूरी सिविलाइजेशन का अभिन्न अंग है, जिसमें जैन समाज भी है, जिसमें हिंदू समाज भी है। और ये जो लड़ाने की, आपस में भेद पैदा करने की राजनीति है, जो पूरी ये सोच है, ये नहीं चलेगी। देवी की जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती थी वह यूके के किसी संग्रहालय में है। वो संग्रहालय में देखने की चीज नहीं है, वह प्राण प्रतिष्ठित देवी है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए और इसी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाए। हर भक्त के घर में वार्ता मांगते, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से भोजशाला में स्थापित नहीं है, टूटी हुई मूर्ति को लंदन म्यूजियम में ले जाया गया था, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि उस मूर्ति को वहां पे पूजा नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं। लेकिन हर घर में ये मूर्ति मौजूद है, हर घर, हर भक्त इसकी पूजा करता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल। वहां बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया गया है, आ रहे बुलडोजर, शुभेंदु का फुल एक्शन। देखिए जरा, एक तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये बुलडोजर ऑर्डर किए गए हैं बंगाल में, और दावा ये किया जा रहा है कि ये जेसीबी यूपी से बंगाल जा रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, कहा जा रहा है सिलीगुड़ी की ये तस्वीर है और किसी ने वीडियो बनाया है रेलवे ट्रैक पर, मालगाड़ी पर। देखिए किस तरह से एक एक जेसीबी मशीन जा रही है, सिलीगुड़ी का ये वीडियो है। इधर जेसीबी पहुंच रही है और उधर जेसीबी गरज रही है, चल रही है। ये एक अवैध तरीके से क्लॉक टावर बनाया गया था जिस पे चल गया है। और इतना ही नहीं, एक और इलाका जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कोलकाता में बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर पे बवाल भी हुआ है। एक, दो, तीन, चार, बस गिनते जाइए, गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन अवैध साम्राज्य जरूर खत्म होगा, क्योंकि बुलडोजर ब्रिगेड बंगाल कूच कर चुकी है। मकसद है अतिक्रमण, अवैध कब्जे और माफिया का सफाया। द डिस्ट्रॉयर की तैनाती जब से बंगाल में होने लगी है, गुंडे, बदमाशों और माफिया गैंग में खलबली मची है। वो जानते हैं ममता की तरह शुभेंदु राहत नहीं देंगे, बल्कि फुल एक्शन होगा और पीला पंजा चलेगा। अब देखिए जरा, बुलडोजर पहुंच भी रहे हैं, बुलडोजर चल भी रहे हैं। कहां कहां एक्शन हो रहा है बंगाल में, ये मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बंगाल में शुभेंदु की सरकार बनते ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है और दावा है कि यूपी से 2 दर्जन बुलडोजर बंगाल मंगवाए गए। यह दावा पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी के सांसद राजू बिस्टा ने किया है, जिन्होंने
भी अवैध निर्माण कर रखा है उसे खुद ही लोग तोड़ देंगे, नहीं तो जेसीबी से कार्रवाई होगी तो फिर नुकसान काफी ज्यादा होगा। उसके अलावा यह तस्वीर देखिए, शुभेंदु की शपथ ग्रहण के चौथे दिन से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। तिलजला की तस्वीर है, अग्निकांड के बाद फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यहां अवैध चमड़ा फैक्ट्री, आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। सीएम ने जांच कराकर 30 घंटे के अंदर अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए। इस आदेश पर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री में कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाकर फैक्ट्री के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। एक और तस्वीर, कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर और एक क्लॉक टावर गिराया गया है। कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने काफी समय पहले इसके अवैध होने की शिकायत की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल मैदान को कब्जा करके इसे बनाया गया था। 2025 में ही कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया, लेकिन कब उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब शुभेंदु की सरकार बन गई है तो इस पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा यह तस्वीर देखिए, यह उत्तर 24 परगना की तस्वीर है। नौहाटी इलाके में टीएमसी के दफ्तर पर एक्शन हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक टीएमसी का यह कार्यालय रेलवे की जमीन पर बनाया गया था। शपथ के बाद शुभेंदु ने कहा था कि वो अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। अवैध निर्माण को लेकर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तिलजला, मोमिनपुर जैसे क्षेत्रों में अवैध कारखानों की बिजली काटने के निर्देश दिए गए। फिलहाल शुभेंदु की सरकार में बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो। अच्छी बात है, बंगाल के लोगों को देखने दीजिए कि उनको बुलडोजर का कल्चर चाहिए कि नहीं। अगर बुलडोजर का कल्चर चाहिए तो बीजेपी रहेगा, और अगर शांति संप्रीति का कल्चर चाहिए तो ममता बनर्जी दोबारा वापस आएगी। तो एक बवाल बुलडोजर को लेकर, दूसरा बवाल आज शुक्रवार का दिन था, सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, और उसके बाद जब नमाजी पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे, क्योंकि बंगाल में अब तक सड़क पर नमाज हुआ करती थी। अब देखिए जरा ये बवाल कोलकाता में क्यों हो रहा था, इसके पीछे वजह क्या है। वजह है ये, पश्चिम बंगाल में आज नमाज के दौरान ये बवाल हुआ। शुभेंदु के आदेश के बाद मुसलमान सड़क पर नमाज को लेकर अड़े, उन्होंने हंगामा शुरू किया, पुलिस अधिकारियों से जमकर कहासुनी हुई। नमाजियों का कहना था कि सालों से नमाज सड़क पर ही पढ़ रहे थे, हालांकि बाद में प्रशासन की सख्ती के आगे उन्हें सड़क छोड़नी पड़ी। बंगाल में सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सामने आकर बैठ कर बात करें तो देखेंगे कितना दम उसमें है। ये बात उनसे हम कह रहे हैं। आर्टिकल 40 उनसे कहिए पढ़ने के लिए। वो हिंदुस्तान में बंगाल में मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कहिए। मूर्खों की तरह बात नहीं करें। इलीगल
हम कहें कि आरएसएस इलीगल है, आरएसएस क्या जवाब देगा? हमारी इलीगल नहीं है। हम अगर कहें बीजेपी इलीगल है, फला इलीगल है, ये झूठ मूठ है। मदरसा को, चरित्र को नहीं जानते। एक तल्ला में बहुत इलीगल है, डालप में है, इसी तरह चिड़िया मोड़ में है। जिधर देखेंगे इलीगल बिल्डिंग, पहले से तोड़ो, पता चलेगा, वह थप्पड़ मिलेगा। मुसलमानों को इसमें डराया नहीं जा सकता। हम प्योरली हिंदुस्तानी है, उनसे पहले हिंदुस्तान यही रहेंगे। और जो ताकत है डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ये डर दिखाने के लिए है, झूठ मूठ है। पश्चिम बंगाल में कैलकाटा में जो सड़क पे नमाज को लेकर के हंगामा हुआ है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम लोग का हमेशा से मानना है कि जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो सभी को अपने अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप में करनी चाहिए, अपनी इबादतगाहों में करनी चाहिए। यहाँ कहीं विवाद की दिक्कत हो, मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो अगर जगह मस्जिद में कम है तो दो बार भी नमाज पढ़, दो नमाजें अलग अलग करें ताकि दूसरे समाज को तकलीफ ना हो। अब देखिए जरा, बुलडोजर पर भी बवाल है, नमाज पर भी हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी कहां थे? शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे। भवानीपुर में आप तस्वीरें देख रहे हैं, भवानीपुर से जीते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अब देखिए जरा एक्शन क्या हो रहा है। टीएमसी नेताओं पर एक्शन हो रहा है। बहुत से लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध भी कहेंगे, लेकिन तस्वीर देखिए। डीसीपी शांतनु को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। देख रहे हैं चेक शर्ट में जो मूंछों वाले शख्स हैं सज्जन, यही डीसीपी हैं, इन्हें ही ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा देखिए टीएमसी के रतिन घोष हैं, ईडी के सामने पेश हुए। रतिन घोष नगर पालिका भर्ती घोटाले में आरोप है इन पर। एक और टीएमसी नेता को देखिए जरा, बांकुरा में टीएमसी नेता श्याम सुंदर दत्ता की गिरफ्तारी हुई है। আমি তো নিজে যাবার সময়ও তো বললাম জানি না, এখানে শুনলাম নাকি কোথায় হিন্দি স্কুলে গেছে কি মারপিট হয়েছে। श्याम सुंदर पर आरोप है हिंसा का और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए जरा कैसे एक्शन हो रहा है एक एक पर और क्यों हो रहा। सबसे पहला एक्शन हुआ है आरजी कर बलात्कार और हत्या केस में शुभेंदु ने कार्रवाई की। जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 आईपीएस निलंबित कर दिए गए। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 2 अन्य अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है। यह तस्वीर देखिए जरा, ईडी ने गुरुवार को कोलकाता पुलिस के डीसी को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा पर वसूली, जमीन हड़पने का आरोप है और पिछले महीने ईडी ने शांतनु सिन्हा के घर पर छापेमारी की थी। ईडी रेड में शांतनु सिन्हा के घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। जांच में सहयोग न करने पर शांतनु को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला एक्शन हुआ नौकरी घोटाले में। ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में एक्शन लिया। सुजीत बोस पर आरोप है कि उन्होंने भर्ती में करोड़ों की धांधली की। क्लर्क और सफाई कर्मी को नौकरी दिलाने के लिए करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। आरोपी पर लोगों से लग्जरी फ्लैट वसूलने का भी आरोप है। अगला नाम नगर पालिका भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री रतिन घोष का नाम है। ईडी ने जब इन्हें सम्मन भेजा तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर नहीं गए। आज पहली बार वो ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। सुनिए जरा इस एक्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेता। मैंने 3 पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जल्द शुरू होगी।
कई अपराधी हैं, उनकी सरगना ममता बनर्जी हैं। अगर उन्हें पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया तो सभी अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार पूरा इन्वॉल्व है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले और 3 जन जिसको आज सस्पेंड किया गया, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और भी तृणमूल का आला कमांड लोगों का नाम भी सामने आ जाएगा, कारण ये लोग सब चोरी का साथ दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो ईडी ने गिरफ्तार किया एक सही निर्णय, सही गिरफ्तार किया। और पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन देर से भी सही गिरफ्तार हुआ और ये दुर्नीति का सारे मूलोच्छेद होगा। इनको खिलाफ पहले ही भी कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। आज का दिन में ये होना ही था, हो गया। कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, इनको छाड़ नहीं देना चाहिए। अब देखिए कुछ दिलचस्प तस्वीर आई बंगाल विधानसभा के अंदर से। पहली तस्वीर देखिए जरा। शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर का हाथ पकड़ा, नए नियुक्त स्पीकर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर देखिए कुर्सी तक बिठाने ले गए शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने स्पीकर को कुर्सी पर बिठाया और शुभेंदु 2 सीट से चुनाव जीते, भवानीपुर, नंदीग्राम सीट आज छोड़ दी है और स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है अपना। यानी नंदीग्राम सीट अब खाली हो गई, उस पर फिर से चुनाव होगा। शुभेंदु আপনার সঙ্গেই থাকবে। 7ই জানুয়ারি ভাঙাবেড়ায় যেমন প্রত্যেক বছর ঘুরে দেখা হবে, 14ই মার্চ অধিকারী পল্লী গোকুলনগর সোনাছড়ার শহীদ মিনারে যেমন দেখা হবে, 10ই नवंबर रक्ताक्त सूर्योदय। तो शुभेंदु अगर नंदीग्राम सीट छोड़ चुके तो अब कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें ऐसी है, पुष्टि नहीं हुई है कि एक शख्स जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं उनका नाम है संजीव सान्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे संजीव सान्याल और सलाहकार भी रहे। उनकी तस्वीर एक बहुत वायरल हुई थी, मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, संजीव सान्याल की डांस करते हुए थिरकते हुए तस्वीर। तो यही संजीव सान्याल हैं, उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ। अब अटकलें उनको लेकर क्या है? शुभेंदु सरकार बनने के बाद बंगाल के वित्त मंत्री पर सबकी निगाहें। बंगाल में गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 5 विभागों के मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का पद अभी खाली है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल की आर्थिक सेहत को लेकर भारी चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में यह जिम्मेदारी किसे मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री की दौड़ में सबसे आगे संजीव सान्याल का नाम है। सान्याल जाने माने अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और यह परिषद ही प्रधानमंत्री को देश के आर्थिक मुद्दों से जुड़ी सलाह देता है। संजीव सान्याल की जड़ें बंगाल से हैं, उनका जन्म कोलकाता में हुआ। शुभेंदु ने अपनी नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है, जहां से उन्होंने टीएमसी की अध्यक्ष और पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए ऐसी संभावना बढ़ गई है कि सान्याल इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आर्थिक तौर पर बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ी है और खराब हुई है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा बंगाल अब 24वें नंबर पर आ गया है। पश्चिम बंगाल का कर्ज बढ़कर करीब 7,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। यही कर्ज सरकार के सामने चुनौती है, जिसमें सान्याल अच्छे विकल्प माने जा रहे हैं। अब आपको दिखाऊं एक तस्वीर। चारों तरफ देश में बुलडोजर की बात हो रही है, तो अमेरिका में भी बुलडोजर चलने लगा है। वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, आतंक फैलाने वाली मोटरसाइकिलों को बिछाया गया और उसके बाद देखिए जरा पोकलेन मशीनें चला दी गई उसके ऊपर।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपकी जेब से। पेट्रोल डीजल हो गया महंगा, तेल के दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी, देखिए अपील का पालन शुरू हो गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेट्रो से सफर कर रहे थे। मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के सीएम। बिहार के सीएम को देखिए जरा, परसों इलेक्ट्रिक कार में थे, आज पैदल ही चल दिए सम्राट चौधरी। घर से सचिवालय तक पैदल गए। अगली तस्वीर देखिए, एक और मंत्री, दिल्ली के मंत्री को, प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम है जो साइकिल से जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ई कार से ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री सिरसा साहब। आइए अब आपको बताऊं कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। तेल के दामों में कितना इजाफा हुआ है आपके शहर में, वो देखिए जरा। सबसे पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम हो गए 97 रुपए 77 पैसे, डीजल 90 रुपए 67 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे, डीजल 95 रुपए 13 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 97 रुपए 69 पैसे और डीजल लखनऊ में 90 रुपए 76 पैसे। पटना में पेट्रोल 108 रुपए 55 पैसे और डीजल 94 रुपए 63 पैसे। भोपाल में 109 रुपए 71 पैसे पेट्रोल और डीजल 94 रुपए 88 पैसे। जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 97 पैसे और डीजल 93 रुपए 23 पैसे। रायपुर में 103 रुपए 58 पैसे में पेट्रोल है और डीजल 96 रुपए 57 पैसे में। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97 रुपए 44 पैसे और डीजल 85 रुपए 56 पैसे। गुरुग्राम में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे में पेट्रोल है और डीजल 95 रुपए 25 पैसे में। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। जिन्होंने कल टैंक फुल करा लिया था वो तो आज खुश थे, लेकिन बाकी लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते, उसको क्या, दाम तो बढ़ते ही रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अभी पहली बात तो पेट्रोल का जितना जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे तो आदमी लोग तो, क्योंकि गाड़ी तो ले जाए तो अभी पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा। जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो सारी चीज़ों पे फर्क पड़ने वाला है। जो महंगाई है उस पर भी थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब चीज़ों में ऐड होगा। बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको तो पता था। रेट जो बढ़ा है ना, इस पे तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। ये तो पहले से इतनी महंगाई हो रखी है जी, ऊपर से घर परिवार भी पालना, ऊपर से आम जो आदमी और कितना सुनता ही नहीं, गरीब परिवार है जो। पेट्रोल और डीजल से ही सारा ट्रांसपोर्टेशन है और सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है। और अब आइए आपको बताऊं, एक और तस्वीर सामने आई संभाजी नगर से। लोगों ने साइकिल निकाली है, ई बाइक निकाली है, लेकिन किसी ने घोड़ा निकाल लिया है। ये देख रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं लैब टेक्नीशियन, आज घोड़े से ही लैब पहुंच गए। अब आपको बताऊं किस जगह सबसे महंगा मिल रहा है तेल और कौन से शहर में सबसे सस्ता मिल रहा है तेल। 3 रुपए दाम बढ़ने के बावजूद देखिए, सबसे महंगा मिल रहा है हैदराबाद में और सबसे सस्ता मिल रहा है लखनऊ देहरादून में। लखनऊ में पेट्रोल मिल रहा है 97 रुपए 69 पैसे और डीजल है 90 रुपए 76 पैसे। हैदराबाद में पेट्रोल है 110 रुपए 89 पैसे और डीजल है 98 रुपए 96 पैसे। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रेट सबसे ज्यादा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 89 पैसे, और जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यह कीमत 100 रुपए से नीचे। इसके पीछे वजह यह है कि वैट की वजह से कीमतों पर असर है। वैट राज्य सरकारें लगाती। उत्तर प्रदेश में वैट की दर है 19.36%। तेलंगाना में यही वैट की दर है 35.20%। लेकिन देश में सबसे सस्ता पेट्रोल देहरादून और लखनऊ में ही मिल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। लोगों से प्राइम मिनिस्टर जी ने आग्रह किया कि हमें पेट्रोल बचानी चाहिए, डीजल बचानी चाहिए, क्योंकि हम डॉलर हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो आप समझिए जब क्रूड का भाव था 70 के आसपास, 65 के आसपास था, वहां से आप देखेंगे तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। और हमारा करेंसी भी उस प्रोपोर्शनेट में अगर देखेंगे तो करीब 6 महीने के अंदर 85 वाला 96 हो गया। 10-11 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ रूपी में। तो वो एक चिंता का विषय है। इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। थोड़े समय में, थोड़े दिनों में ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखिए जरा, तेल के दाम बढ़े तो सियासी और सियासतदान हमलावर हो गए। क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स? राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव खत्म होते ही वसूली शुरू हो गई है। गलती मोदी सरकार की है, लेकिन कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ 3 रुपए का झटका लगा है, बाकी वसूली किश्तों में होगी। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, सरकार ने लोगों को तोहफा दे दिया है। महंगी गैस, महंगी बिजली के बाद अब पेट्रोल डीजल की मार। अखिलेश यादव बोले, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पेट्रोल डीजल रुपया कौन पहले सेंचुरी पार करेगा। कुछ देर बाद प्रियंका ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुंबई और दिल्ली में सरकार पहले ही शतक लगा चुकी है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी नेता ने कहा, पहले ये आपके वोट को लूटने का काम करेंगे, फिर आपको वही चोट पहुंचाएंगे जिससे आप प्रभावित हो। अब क्या बंगाल सरकार वैट घटाने का काम करेगी? किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने कहा, पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 100% बढ़ी हैं, लेकिन भारत ने बढ़ोतरी सिर्फ 3% तक ही सीमित रखी है। सुनिए जरा सियासतदानों। ये जो देश को ले जा रहे हैं ना, जिधर देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है। वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। इस सामंती जो चंडाल चौकड़ी की साजिशी धम्मा चौकड़ी है, ये जो है वो समाज में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बजाय पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है। 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को। 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज। अब आइए आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए जरा दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के देशों में ईंधन को लेकर हल्ला बोल हो गया। बोलिविया की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां ईंधन के दाम बढ़े थे तो बवाल हो गया। अब देखिए, सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि भारत में दाम तेजी से बढ़ गए, गरीब की जेब पर डाका है। लेकिन दुनिया में इस जंग के बीच कितने तेल के दाम बढ़े हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, प्ले कीजिए इसे प्लीज। ये आप देख रहे हैं, भारत में पेट्रोल के जो दाम है वो सिर्फ 3.2% बढ़े हैं और डीजल के दाम 3.4% बढ़े हैं भारत में। बाकी दुनिया में देखिए जरा, पाकिस्तान में 54% से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा है और डीजल 44% बढ़ा है। यूएई में 52% से ज्यादा बढ़ा है पेट्रोल, डीजल 86% यूएई में बढ़ा है। अमेरिका में 44% से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा है और डीजल 48% से ज्यादा दाम बढ़े हैं। इसके अलावा देखिए, श्रीलंका में पेट्रोल 38% से ज्यादा बढ़ा है और डीजल 41% से ज्यादा। नेपाल में 38% पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ, 58% डीजल के दामों में इजाफा हुआ। कनाडा में 31% से ज्यादा पेट्रोल के दामों में इजाफा है और 32% से ज्यादा डीजल के दाम में इजाफा है। दूसरे देश देखिए, चीन में भी सब जगह भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। चीन में 21% से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ गए।
और 23% से ज्यादा डीजल के दाम। फ्रांस में 20% से ज्यादा पेट्रोल के दाम, 31% से ज्यादा डीजल के दाम। और ब्रिटेन देखिए 19% से ऊपर पेट्रोल और 34% से ऊपर डीजल के दाम है। ऑस्ट्रेलिया में 18% से ऊपर पेट्रोल के दाम बढ़े, 43% से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े। ऊपर की लाइन देखिएगा, भारत में पेट्रोल डीजल उस मुकाबले कितना बढ़ा है। बांग्लादेश में 16.6% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और डीजल बढ़ा है 15%। इटली में 15.4% और 19.8% डीजल है। यही जर्मनी में देखिए 13.7% पेट्रोल और डीजल 19.8% बढ़ा है। सिंगापुर 12.7% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 64% से ज्यादा डीजल की कीमतें बढ़ी। जापान में 9.7% पेट्रोल बढ़ा है और 11.2% डीजल बढ़ा है। यह हाल है बाकी मुल्कों का, उस मुकाबले भारत में सिर्फ 3.2% का इजाफा हुआ है। जिंदगी या परिवार में जब संकट आए तो थोड़ा सा त्याग और संयम दिखाइए, जल्दी ही संकट के बादल भी छट जाएंगे और आप और मजबूत बनकर बाहर आएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लाइफ का यह बड़ा फंडा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब 1965 में पाकिस्तान से जंग के बाद देश में अनाज का बड़ा संकट आ गया था। एक तो सूखे की वजह से परेशानी बढ़ी थी, ऊपर से अमेरिका ने अनाज सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। तब पीएम शास्त्री जी ने त्याग, संयम और मेहनत की मिसाल पेश की। उन्होंने पहले खुद परिवार के साथ सोमवार को एक वक्त का खाना छोड़कर उपवास करना शुरू कर दिया और फिर पूरे देश से अपील की कि उनकी अपील का बड़ा असर हुआ। देश के लाखों करोड़ों लोग एक वक्त का व्रत रखने लगे। यहां तक कि सोमवार शाम को बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट बंद रहने लगे। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने प्रधानमंत्री हाउस में खेती शुरू कर दी। वो खुद हल चलाते और गेहूं बोते। प्रधानमंत्री का कदम देखकर पूरा देश उनके साथ चल पड़ा। देश के लोग खाना बचाते भी और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने में भी जुट गए और जल्द ही भारत अनाज संकट से बाहर निकल आया। प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हरित क्रांति की नींव रखी थी, जिसके दम पर आज भारत फसलों और अनाज के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन गया। पीएम लाल बहादुर जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और लाइफ का बड़ा फंडा दिया कि जिंदगी में संकट आए तो मदद पर टिके रहने की बजाय खुद कदम बढ़ाइए। आपकी इच्छा शक्ति साधनों की कमी को भी दूर कर देगी। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।